तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 2 10 मई सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है, आज से सोशल साइंस के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हमें भावना ओझा जी ने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं। लगभग 50 प्रश्न इन्होंने हमारे पास में भेजे। सारे के सारे प्रश्न ऑथेंटिक है। अभी हम आपको पिक्चर भी दिखा देंगे। जो ये लिख करके ले आई थी, उसका फोटो इन्होंने हमारे पास भेजा है। भावना ओझा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मतलब कितना लोग जागरूक हैं, लोग अपने-अपने प्रश्नों को शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर लड़के लोग इतना नहीं शेयर कर पाते हैं, जितना यहाँ पर हिम्मत का काम भावना ओझा जी ने किया है और बहुत सारे प्रश्नों को हमारे पास भेजा है। अगर अगली किसी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो आप भी अपने प्रश्नों को 7052547003 पर ज़रूर भेजिएगा, ठीक है? चलिए आपको फ़ोटो दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग डाउट करते हैं, ये प्रश्न आए भी कि हैं कि या नहीं आए हैं। तो ये देख लीजिए, इन्होंने बहुत सारे प्रश्न हमारे पास भेजे हैं। भावना दीदी को बहुत-बहुत धन्यवाद है, ठीक है? तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। एक-एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। वीडियो को भाई अब तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। आगे हम आपकी ऐसी ही तैयारी और सारे प्रश्नों को आपके पास में लेकर के आते रहेंगे, चाहे वो साइंस के प्रश्न हो या फिर सोशल साइंस के प्रश्न हो। आइए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, यह प्रश्न आज पूछा गया था। सही आंसर है 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। आपको पता है, इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है पानीपत के नाम से। ऐसी मूवी को जरूर देखा कीजिए, यहाँ से आपका जो है डाउट भी क्लियर हो जाता है और चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हरा करके जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार के रूप में जाना जाता है। और यह प्रश्न भी पूछा गया है कि मराठों की सबसे बुरी हार कहाँ पर हुई थी। तो 1761 के युद्ध में जो है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की सबसे बुरी हार हुई थी, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1 जनवरी 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आइए कुछ जानकारी देखते हैं। तो यद्यपि ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व का बैंक हुआ करता था, यानी कि सबसे पहले यह प्राइवेट बैंक हुआ करता था। परंतु स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद से यह भारत सरकार के पूर्णतः स्वामित्व वाला जो है बैंक बन गया। तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का, ठीक है? चलिए, वर्तमान में आरबीआई की गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो मरीना बीच भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, ठीक है ना? आइए कुछ जानकारी देते हैं। तो मरीना बीच दक्षिण भारत का चेन्नई महासागर का एक बीच है। ये विश्व के सबसे लंबे समुद्र तट में से एक है। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबे समुद्र तटों में जो है इसको गिना जाता है। तो दुनिया का दूसरा है और भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है कौन सा, मरीना समुद्र तट, ठीक है? चलिए, सहायक संधि किसके द्वारा शुरू की गई थी, आप सबको पता है। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली के द्वारा शुरू की गई थी। आगे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, इसके अलावा एमपीएसआई, एमपी पुलिस हो, उन सब में यही प्रश्न रिपीट होने वाले हैं। याद रखना आप, चाहे वो आपका एमपीपीएससी का ही एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है? चलिए, सहायक संधि भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेजली ने 1798-1805 ने भारत में अंग्रेजी राज के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया था। यह एक प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुकमा शरणार्थी किस देश के हैं? अभी ये करंट अफेयर का प्रश्न है, अभी चर्चा में रहे हैं सुकमा शरणार्थी। तो बांग्लादेश के निवासी हैं वर्तमान में सुकमा शरणार्थी। आपके पटवारी में रोहिंग्या के बारे में पूछा गया था। तो जो रोहिंग्या है वो म्यांमार के शरणार्थी हैं, ठीक है? तो देखिए, चकमा की आबादी, इसे चकमा या फिर सुकमा कहते हैं, लगभग 60,000 होने का अनुमान है। चकमा जिसे चंगमा, सुकमा या फिर संगमा भी कहा जाता है, बांग्लादेश की सबसे बड़ी आबादी है जो पूर्वोत्तर भारत और म्यांमार वर्मा के बीच में जो है बसी हुई है। लेकिन बेसिकली कहाँ की है, तो ये बेसिकली बांग्लादेश की आबादी है, यह आपको याद रखना है। और रोहिंग्या को याद रखना, आगे आपसे पूछा जा सकता है। रोहिंग्या कहाँ के हैं, तो म्यांमार के रहने वाले हैं रोहिंग्या, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। शाहजहां का मयूर सिंहासन किसने बनाया था। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो उस्ताद सईद इल गिलानी, सईद इल गिलानी ने जो है ये शाहजहां का मयूर सिंहासन बनाया था। तो देखिए, वर्ष 1628 में गद्दी पर बैठते ही शाहजहां ने उस्ताद साद ई गिलानी को मयूर सिंहासन बनाने का आदेश दिया था। करीब 7 साल में यह सिंहासन बनकर के तैयार हो गया था, ठीक है? जिसे बाद में मुगल सम्राट लोग जो है बचा नहीं पाए और बाद में जो है इसको नादिर शाह, जो एक आक्रमणकारी था, नादिर शाह इसे उठा करके ले गया था अपने देश में, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू भारत में प्रथम विदेश मंत्री थे, ठीक है ना? क्योंकि जब विदेश मंत्रालय बना था, उसमें विदेश मतलब जब भारत का नवीनतम जो आपका मंत्रिमंडल बना था, उस समय विदेश मंत्रालय किसी को दिया नहीं गया था। बाद में गुलजारी लाल नंदा को जो है विदेश मंत्रालय अलग से दिया गया। तो या तो गुलजारी लाल नंदा ऑप्शन मिलेंगे या फिर आपको जो है जवाहरलाल नेहरू मिलेंगे। अगर जवाहरलाल नेहरू मिलते हैं तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ही लगाना है।
1962 में भारत का विदेश मंत्रालय उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के पास ही था। उस समय के विदेश मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ही हुआ करते थे, ठीक है? गुलज़ारी लाल नंदा को यह जो विदेश मंत्रालय है वो 1964 में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन सब जितने भी प्रश्न हमको एमपीपीईबी के मिल रहे हैं, आपके पटवारी वाले भी सारे प्रश्न हमारे पास में हैं और ये भी प्रश्न हमारे पास में टीईटी वाले भी आ जा रहे हैं। इन सबको मिला करके हम लगभग 150 प्रश्नों की एक-एक वीडियो बना दिया करेंगे, जो आपके एमपीएसआई और एमपी पुलिस में पूछी जाएगी, ठीक है? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो धर्मपाल ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। देखिए, तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध थे। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का अचिंतक गाँव ही वही है जहाँ विक्रमशिला की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो है 9वीं शताब्दी है, 9वीं या 8वीं क्या है भैया बता देना आप लोग, ठीक है ना? मुझको तो ये 9वीं लग रही है, जो भी हो 9वीं 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने इसकी जो है स्थापना की थी, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय मुंबई कब बनाया गया था? तो 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था। देखिए, तो 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुख्यालय को सूरत से स्थानांतरित करके मुंबई ले आए थे, ठीक है ना? तो सूरत पहले हुआ करता था, बाद में ये मुंबई हो गया था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, पानी की कठोरता को किसमें मापा जाता है? तो पानी की कठोरता को टीडीएस में मापते हैं। देखिए, तो टीडीएस का मतलब क्या है? तो कुल घुलित ठोस, यानी कि टोटल घुलित जो ठोस होता है उसे हम टीडीएस कहते हैं। इसी से पानी की जो आपकी कठोरता होती है उसको मापते हैं। पानी में घुले सभी अकार्बनिक ठोस पदार्थों के माप को संदर्भित करता है। इसका मतलब यह है कि यह उन आयनों को मापेगा जो कैल्शियम की तरह पानी की कठोरता में योगदान देते हैं, लेकिन जो नहीं करते, जैसे सोडियम। सोडियम को ये नहीं मापेगा, लेकिन कैल्शियम को ये मापेगा। तो टीडीएस में पानी की कठोरता को मापा जाता है। आपको बस इतना ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? आइए आंसर देखते हैं। तो ये मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए, तो मौलिक क्षेत्राधिकार राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। दो राज्यों के बीच विवाद मौलिक अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये जो है दो राज्यों का विवाद आता है। कल भी जैसे ही हमारे पास प्रश्न आएंगे तुरंत हम आपके लिए जो है इसको लेकर के आएंगे। अब ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? जितने भी आगे आपके एग्जाम होने वाले हैं, साइंस और आपका ये करंट अफेयर हो गया और जो जीएस हो गया, ये यही प्रश्न बार-बार रिपीट हो रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर पटवारी वाले रिपीट हुए हैं, ठीक है ना? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सबके पास शेयर करना है और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सोमनाथ के आक्रमण के समय गुजरात का राजा कौन था? जब सोमनाथ पर आक्रमण किया गया था तो गुजरात का राजा कौन था उस समय? तो भीमदेव प्रथम जो है वो उस समय गुजरात का राजा था। देख लीजिए, तो भीमदेव प्रथम गुजरात के महाराजा थे जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। कब? 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और कई सारी मूर्तियों को तोड़ दिया था, ठीक है ना? आगे बढ़ती है। विशिष्ट क्षेत्रों में किस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं? ज्योग्राफी का यह प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा स्थानिक प्रजातियां। स्थानिक प्रजाति की बात करते हैं तो प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, प्रायः प्राकृतिक या फिर भौगोलिक बाधाओं से अलग होती हैं। उदाहरण की बात करें, जैसे अंडमान में चैती पाई जाती है, निकोबार में कबूतर पाई जाती है, अंडमान में जंगली सूअर पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मिथुन पाया जाता है। तो ये ऐसी प्रजातियां हैं जो स्पेशल एक ही जगह पर मिलती हैं, ये कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इन्हें हम स्थानिक प्रजातियां कहते हैं और ये विशिष्ट जो है क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? तो भाग 3 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। आपको पता होगा पटवारी में यह प्रश्न पूछा गया था। तो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है इसका जो है वर्णन किया गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन कौन करता है? तो यहाँ से थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है ना? तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन लाने के चक्कर में थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो गया। चलिए हम बता देते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन कौन करता है? तो चीन सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन करता है। इसका पूरा वर्णन आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? सर्वाधिक लवणता जो है किस समुद्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर थोड़ा-सा मिसप्रिंट हुआ है। तो सर्वाधिक लवणता जो है वो मृत सागर में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, मृत सागर में जो है ये सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको पता है विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं, विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली जो है महिला अध्यक्ष थी। ये आपको याद रखना है, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हम जब इसकी पीडीएफ डालेंगे तो यहाँ पर एडिट करके डालेंगे, ठीक है ना? थोड़ा जल्दी-जल्दी में कितनी जल्दी आपके पास प्रश्नों को ले आ सकें, इसलिए थोड़ा-सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? तो राष्ट्रीय न्यायालय में की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में 15 न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रीय न्यायालय में है और 15 ही आपको ऑप्शन में दिया था, ठीक है? अब जो चीन वाला है ना, कितना सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन चीन करता है। वो आपका यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। देखिए, तो 2020 में चीन जो है 1 अरब टन से अधिक स्टील का उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया।
2019 में कुल विश्व का कच्चे इस्पात का उत्पादन 1869 मिलियन टन था। सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश वर्तमान में चीन है, जिसका 2019 में विश्व में जो इस्पात उत्पादन है, वो 53.3% रहा था। तो सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन चीन करता है, ठीक है? यहाँ से थोड़ा मैनेज कर लेना, फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन कौन करता है? ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है, वो एकदम नीचे चला गया है, थोड़ा-सा जल्दी के चक्कर में। बाकी प्रश्नों के उत्तर भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना? सर्वाधिक लवणता कहाँ पर है? तो मृत सागर में सर्वाधिक लवणता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। राष्ट्रीय न्यायालय में कितने वर्तमान में न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में 15 न्यायाधीश है, ठीक है ना? माफी चाहते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है? बाकी चीन वाला यहाँ से कंटिन्यू हो गया। अब ये सारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाली मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी जो है वो सर्वाधिक जल धारण वाली क्षमता होती है। ये मतलब एक समय के बाद में इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे दरारें भी पड़ जाती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें वर्षा के बाद में जो है दरारें पड़, तो वो आपकी काली मिट्टी ही होती है, ठीक है ना? और इसमें कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, गन्ने का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ये सब आपको याद रखना है। मौर्य काल को सर्वोच्च ऊँचाई पर कौन ले गया था? तो सम्राट अशोक जो हैं, वो मौर्य काल को सर्वोच्च ऊँचाई पर ले गए थे। तो देखिए, सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर के विश्व में प्रसिद्ध हुआ था। तो सर्वोच्च ऊँचाई तक कौन ले गया था? तो मौर्य साम्राज्य को सर्वोच्च ऊँचाई तक जो है सम्राट अशोक लेकर के गए थे। और आपको ये भी पता होगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। इसके बाद में इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने युद्ध से जो है मोह त्याग लिया था, युद्ध करना बंद कर दिया था। बाद में ये जो है बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार करने लगे थे, ठीक है? चलिए, इन्होंने ही संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अपनी पुत्री को किसने श्रीलंका भेजा था? तो किसने भेजा था? अशोक ने ही भेजा था, ठीक है? विदेश नीति का निर्माण कौन करता है? तो विदेश मंत्रालय जो है वो विदेश नीति का निर्माण करता है। देखिए, तो विदेश मंत्रालय भारत सरकार की एजेंसी है जो भारत के विदेशी संबंधों के लिए जिम्मेदार है। विदेश मंत्री के मंत्रियों की परिषद के एक सदस्य के रूप में कैबिनेट रैंक रखती है, ठीक है ना? तो मतलब विदेश मंत्रालय जो है, विदेश में जो भी आपकी विदेश की नीति होती है वो विदेश मंत्रालय के द्वारा बनाई जाती है और ये विदेश मंत्रालय के बारे में पूरी जानकारी आपको हमने दे दी है, ठीक है ना? चलिए, सहकारी बैंकों का नियंत्रण कौन करता है? तो सहकारी बैंकों का नियंत्रण आरबीआई और राज्य सरकार दोनों मिल करके करती हैं सहकारी बैंकों का नियंत्रण। देखिए, इसकी स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार पर जो है इसकी स्थापना की गई थी सहकारी बैंकों की। इनका पंजीकरण राष्ट्र रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। इनका नियमन राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक दोनों मिल करके करती हैं। आरबीआई और राज्य सरकार दोनों मिल करके जो है सहकारी बैंकों का नियमन करती हैं, ठीक है? चलिए, हवा की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? तो हवा की तीव्रता को एनीमोमीटर में मापा जाता है, ये आपको याद रखना है। यह प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न आगे भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना? तो एनीमोमीटर के द्वारा जो है हवा की तीव्रता को मापा जाता है। चलिए, और देख लेते हैं प्रश्नों को, थोड़ा-सा यहाँ पर आगे हो गया है। चलिए देख लेते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट। सम्राट अशोक हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, आरबीआई हो गया और उसके बाद एनीमोमीटर। तो पवन के वेग को पवन वेग मापी या फिर एनीमोमीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? ये आपका 30 नंबर वाले में पूछा गया था, पार्ट ए में पूछा गया था। तो सही आंसर है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यही है, ठीक है? चलिए, तो इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे को मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त हुआ है। मानव अधिकार आयोग अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है अपना इस्तीफा मानव अधिकार आयोग। तो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या फिर अन्य सदस्य भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना के द्वारा अपने पद का त्याग कर सकते हैं, ठीक है ना? तो राष्ट्रपति को अपने पद का त्याग जो है करते हैं, अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारत में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आपको पता है गुजरात राज्य जो है वो भारत में सर्वाधिक तंबाकू का जो है उत्पादन करता है। पहले, दूसरे, तीसरे पर कौन है? सारा हम आपको बता देते हैं क्योंकि आज पहला पूछा है तो कल दूसरा और तीसरा भी पूछ सकते हैं। तो तंबाकू उत्पादन के मामले में गुजरात जहाँ सबसे आगे है, वहीं उसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। और आपको पता है जो तंबाकू का जो विश्लेषण होता है, जहाँ पर इसकी मतलब कि क्या कहते हैं उसको, मतलब जो एक एजेंसी बनाई जाती है, वो भी आपकी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? जहाँ कुल 23.08% तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। फिर उत्तर प्रदेश है जहाँ 12.23% का उत्पादन किया जाता है। यानी पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे पर आपका उत्तर प्रदेश है तंबाकू उत्पादन में। तंबाकू भारत में कौन लेकर के आया था? तो पुर्तगाली जो है वो तंबाकू को भारत में लेकर के आए थे। आलू और तंबाकू दोनों पुर्तगाली लेकर के आए थे। चुनाव आयोग कब बना था? तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो 21 मार्च 1950 से लेकर के 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर रहे थे। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत के पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ये याद रखना है, पटवारी में भी पूछा गया था। पटवारी के कई सारे प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुए हैं, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं यही प्रश्न आपके वनरक्षक और एमपीएसआई में रिपीट होंगे, ठीक है? भारतीय वन्यजीव संरक्षण एक्ट कब बना था? तो 1972 में
भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट बना था, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, तो सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया। ये पूछा गया था पटवारी में कि जो आपका संरक्षण एक्ट 1972, इसमें संशोधन कब किया गया? 2003 जनवरी में इसमें संशोधन किया गया था। सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक अधिक जो है कठोर बना दिया गया है। अधिक सजा दी जाएगी अगर जो है इसके तहत जो है अब मतलब यहाँ पर पाया जाता है दोषी तो, ठीक है। विदेश नीति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो विदेश नीति को विदेशी संबंधों की नीति भी कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को मेरे भाई सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को पहली बार अगर आप आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके सामने घंटी का आइकन दिखाई दे रहा होगा, उस घंटी के आइकन को दबा लेना। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो घंटी के आइकन को दबा लेना, क्योंकि लगातार हम आपके लिए एग्जाम एनालिसिस और सारी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। इसके अलावा साइंस का जिन लोगों का है, उन साइंस के लिए हम आज या कल कल सुबह आपको लगभग 150 प्रश्न लेकर के आने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है साइंस वालों के लिए। साथ ही साथ में सोशल साइंस के जो पेपर रह गए हैं, तो पटवारी में सोशल साइंस का यानी कि जो आपका इतिहास से आपके यहाँ से जितने प्रश्न पूछे गए हैं, उनका एक वीडियो हम कल लेकर के आने वाले हैं। लगभग 50 से 60 प्रश्न होंगे जो आपके अगले शिफ्ट में यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। देखिए, तो किसी देश की विदेश नीति, जिसे विदेशी संबंधों की नीति भी कहा जाता है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एक नीति एवं स्वहितकारी रणनीतियों का समूह होता है। यानी कि विदेश नीति जो है वो किसी भी देश के द्वारा बनाई जाती है। विदेश से अपनी जो भी मतलब कि कोई चीज़ मंगा रहे हैं, कोई चीज़ भेज रहे हैं, आयात निर्यात कर रहे हैं, विदेशों से कैसी हमारे संबंध रहेंगे, उन सब का नियंत्रण जो है विदेश नीति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये आज के ऐसे प्रश्न थे जो भावना ओझा जी के द्वारा भेजे गए थे, उनको एक बार हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको आपको ज्वाइन कर लेना। सक्सेस जंक्शन के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, जहाँ पर आप अपने प्रश्नों को डाल सकते हैं और लोग आपने आपके प्रश्नों का तुरंत यहाँ पर आंसर देते हैं। बहुत सारी किताबें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में मिल जाएंगी। सारी मैथ की जो अच्छी अच्छी किताबें हैं, साइंस की अच्छी अच्छी किताबें यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में डली हुई हैं। यहाँ से जो है आप किताबों को डाउनलोड करके फ्री में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, और लगातार बने रहिए सक्सेस जंक्शन पर। आज हमने एमपीपीएससी वालों के लिए स्पेशल वीडियो डाली है, जाकर के जरूर देख लेना। कंप्यूटर से जितने प्रश्न पटवारी में आए हुए हैं, उन सब प्रश्नों को एक साथ हमने कंपाइल करके वीडियो बना दी है, ठीक है ना। चलिए, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शेयर जरूर कर देना मेरे भाई अपने दोस्तों तक, और सबको बता देना कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी भी करवाई जा रही है। एमपी टेट एग्जाम की, एमपीएसआई, एमपीपीएससी, सारे एग्जामों की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाली, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।